ओके, तो इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई बिलीव कि आप मोमेंटम का इक्वेशन देख लिए थे। हमने जस्ट मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। हमने देखा था कि मोमेंटम P इक्वल टू एम भी होता है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से इस पर बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, और फिर हमने चेंज इन मोमेंटम भी देखा था, डेल्टा P विच इज m इंटू v माइनस यू। मतलब कि यहाँ पर वेक्टर का टर्म आ रहा है, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का भी कुछ फार्मूला पिछले क्लास में मैंने दिया था, और इस पर बेस्ट मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी दिए थे, ठीक है। जैसे एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लेकर के हम चलते हैं एंड देन विल गो हेड। तो दिया हुआ है कि एक रिजिड वॉल दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको मास m है, वेलोसिटी v से एट एंगल थीटा आया है, स्ट्राइक करने के थीटा पर ही ये रिबाउंड कर गया विद द सेम वेलोसिटी। तो आपसे पूछ रहा है रिजिड वॉल में स्ट्राइक करने के बाद ये v वेलोसिटी से ही रिबाउंड किया है एट द सेम एंगल थीटा, ठीक है, विद द हॉरिजेंटल। तो बोल रहे कि व्हाट इज़ द टोटल चेंज इन द मोमेंटम। तो हमने अगर हमें इसको x और इसको y एक्सिस अगर ले लें, तो इस हिसाब से ये एंगल थीटा होगा, इधर v साइन थीटा हो गया जो कि y कैप में है, और इधर हो जाएगा v कॉस थीटा विच इज माइनस एक्स कैप। तो u हो गया आपका v कॉस थीटा माइनस i प्लस साइन थीटा j, एंड v हो गया आपका v इंटू, ध्यान देना कॉस थीटा प्लस i में आ गया प्लस साइन थीटा j। अगर डेल्टा v करें चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान देना स्ट्राइक से पहले इससे स्ट्राइक करने से पहले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मान के चल रहे हैं, और आफ्टर स्ट्राइक वी आर टेकिंग इट फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से आ जाएगा v 2v कॉस थीटा i कैप। तो डेल्टा p का फॉर्मूला हम लोग m इंटू डेल्टा v कहेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 2mv कॉस थीटा i कैप। सो लाइक दैट वी हैव टेकन मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक दिस। आप अगर नहीं देखे होगे वो वीडियो तो जा करके देख लोगे, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। मैंने उसमें बहुत सारा प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चंस किया था, डिफरेंट केसेस। अगर आप एक वर्टिकल हाइट एज से ड्रॉप कर रहे हो एंड इट इज कोलाइडिंग विद द ग्राउंड एंड बाउंसिंग बैक, तो क्या होगा चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, ये सब सारा केसेस मैंने डिस्कस कर लिया पिछले सेक्शन में, ठीक है। तो आप उसको अच्छी तरह से देख लोगे। तो ध्यान देना, और हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हमने डिस्कस किया था, उससे पहले वाले वीडियो में। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्या कि ध्यान दो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये बोलता है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया चेंज करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इट गिव्स द क्वांटिटी ऑफ द फोर्स। जो फोर्स लग रही है वो कितना लगेगा, तो दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू दिस पॉइंट, व्हाट दिस लॉ सेज, ठीक है। तो सेकेंड लॉ है क्या, ये बोलता है, तो ध्यान देना ये माइंडसेट आपको होना चाहिए कि सेकेंड लॉ बताता क्या है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया क्या कि सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट गिव्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये बोलता है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू rate change of is proportional to rate change of linear momentum। तो ध्यान है ये मैग्नीट्यूड दिया, अब डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी तो हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन क्या बोलता है,
मतलब कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. सो दिस स्टेज. तो ध्यान देना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर P को हम लोग मोमेंटम मान लें तो हम लोग क्या कहेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt. ठीक है. और एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्टेन्ड कि दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 1, तो इट इज इक्वल टू dp/dt. मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आएगा एंड एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू dp/dt, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है. अब हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू कितना होता है, m इंटू वी. हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि P इक्वल टू एम वी होता है. तो आप उसको पुट करोगे तो d ऑफ mv/dt. अगर मास कांस्टेंट है तो m विल कम आउट एंड दिस विल कम dv/dt. एंड वी नो कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. सो दिस इज इक्वल टू m इंटू a. और ध्यान देना, दिस फोर्स इज द नेट फोर्स. माइंड रखना. ये जो मान लो कि नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है. नेट फोर्स की बात करता है. ओके. अब कहोगे कि यार सर मास वेरिएबल ही हो सकता है क्या, तो हाँ, तो वेरिएबल मास सिस्टम भी होते हैं. उस केस में हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स. ये फोर्स का जो फॉर्मूला बहुत जगह पूछ दिया जाता है, हालांकि ये डिस्कशन हम लोग अलग से भी करेंगे, बट यहाँ पर भी ये भी जानते हैं कि फॉर वेरिएबल मास सिस्टम. ठीक है. F इक्वल टू क्या लिखेंगे, V को बाहर कर देंगे तो dm/dt. ठीक है. मतलब कि ये भी फोर्स का फॉर्मूला होगा, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्सन में ये यूज होता है. ठीक है. अगर स्पेस सैटेलाइट है विच इज कंटिन्यूसली कलेक्टिंग डस्ट, ठीक है, उसमें भी ये फार्मूला लगता है. ठीक है. रेट ऑफ मास ऑफ कलेक्शन आपको दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा दैट वी कैन वेरी इजली कैलकुलेट. ठीक है. और इसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं. दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स. ओके. तो मान लो कि आपको इसी पार्ट में एक स्पेशल केस हम लोग लेके चलते हैं. अगर मान लो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या फोर्स इज कांस्टेंट, सपोज F इज कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट कब होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u/t. ठीक है. ये भी हम लोग लिख सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी माइनस एवरेज फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं. ठीक है. इन मेनी केसेस जहाँ भी रहता है. तो जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, जैसे मान लो कि एक बॉल को आप किसी हाइट से ड्रॉप किए, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंड हुआ, तो ग्राउंड किया उस पर वेरिएबल फोर्स लगाता है. हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे कि बिकॉज बॉल इज इलास्टिक. अगर बॉल इलास्टिक रखो तो क्या है कि जैसे जैसे कॉम्प्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा, एंड जैसे जैसे वो कॉम्प्रेशन को रीगेन करेगा, डिफॉर्मेशन होगा तो फोर्स लगेगा, और डिफॉर्मेशन को रीगेन करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा. व्हाइल डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा एंड फोर्स विल बी इंक्रीजिंग, एंड व्हाइल रिफॉर्मिंग फोर्स विल बी डिक्रीजिंग.
तो वहाँ पर हम लोग एवरेज फोर्स की बात करते हैं। ऐसे ऐसे केसेस में जहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स, इसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, तो ऐसे ऐसे केसेस में हम लोग एवरेज फोर्स की बात करते हैं। तो एवरेज फोर्स की फार्मूला हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू बाई टी। हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टोटल टाइम लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको मैं दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, जैसे मास m है, या ड्रॉप्ड है फ्रॉम हाइट h, जैसा कि हम लोग मोमेंटम चेंज वाले इक्वेशन में देखे थे, हाइट h से ड्रॉप्ड है। अब बोल रहा है कि इट स्ट्राइक्स ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक विद द सेम स्पीड, जितने स्पीड से स्ट्राइक करता है उतने ही स्पीड से बाउंस बैक भी करता है, ठीक है। एंड इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड फॉर टाइम टी, टाइम टी ड्यूरेशन टी इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। इस टाइम के लिए ये रहता है इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। सो व्हाट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, ऑन द बॉल, एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में देख लिए थे, 2m रूट 2gh देखे थे, जे कैप, ये था डेल्टा पी बाई डेल्टा टी टाइम। तो यहाँ पर एवरेज फोर्स हम लोग निकाले, ध्यान देना। सो दिस द एवरेज फोर्स। आप किसी भी डाटा को ऑफकोर्स आप अगर कॉमनली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके देखो, कोई अगर बॉल ड्रॉप करते हो तो फॉर हाउ मच टाइम इट रिमेंस इन द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, आप ध्यान से देखो तो इट रिमेंस इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड फॉर हार्डली अ सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.2 सेकेंड लाइक दैट, ठीक है। तो अगर कोई भी डाटा लेकर के देखोगे तो ये वैल्यू जो एवरेज फोर्स आता है, इम्पल्सिव फोर्स, विच इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, दिस फोर्स इज़ वेरी हाई इन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स हाई और लो का जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो इट मस्ट बी समथिंग बेसिस, तो ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप एग्जांपल ले लो, इसमें अगर मैं डाटा ले लेता हूँ, सपोज कि मास दिया हुआ है, आपका मास दिया हुआ है 200 ग्राम, ठीक है। मास आपको दिया हुआ है 200 ग्राम एंड हाइट एज दिया है सपोज करो 45 मीटर, ठीक है। तो v कितना होगा, √2gh, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। हम लोग g को 10 लेकर के चल रहे हैं। mg कितना होगा, वेट 0.2 इंटू 10, 2 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो कि मान लेता हूँ 0.5 सेकेंड के लिए एक ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है, तो फोर्स हम लोग निकालना है, एवरेज फोर्स कितना होगा, 2 इंटू एम है हमारा 0.2, √2gh का वैल्यू 30 आया है, बाई में टाइम दिया हुआ है 0.5। सो दिस विल कम हाउ मच, बताओ 5 36 6 दिन 12 दिन 24, 24 न्यूटन। तो सी वेट इसका 2 न्यूटन है और यहाँ पर जो थ्रस्ट फोर्स है दिस इज 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू 2 न्यूटन। इसी चलते आप ध्यान दोगे जब हम लोग कॉलिजन चैप्टर जाएंगे ना, जब कॉलिजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आता है क्या, कि हम लोग कॉलिजन के ड्यूरिंग ऑल अदर फोर्सेस वी नेग्लेक्ट। जब कॉलिजन होता है हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो वी नेग्लेक्ट ऑल अदर फोर्सेस। क्यों? बिकॉज दिस इम्पल्सिव फोर्स इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू अदर फोर्सेस। अदर फोर्सेस ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है, सबसे फ्रिक्शन भी लगेगा तो म्यू mg ही जब 2 न्यूटन है तो म्यू जनरली 1 से कम ही होता है, 0.1 0.2 अगर लगाओगे तो और स्मॉल हो जाएगा। तो कहीं कुछ लगता है इवन कि रफ सरफेस पर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं और कॉलिजन हो रहा है, ठीक ना, आगे जाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें ये चीज़ आएगा क्या कि वी नेग्लेक्ट ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड वी ओनली कंसीडर दिस इम्पल्सिव फोर्स, दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। ये आपको इम्पल्सिव फोर्स आप कहीं पर इसको माइंड कर लोगे। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है क्योंकि ये डाटा आपको यूज होगा, इस तरीके के समझने की चीज़ है वो, ठीक है। तो ध्यान देना, हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट का मतलब क्या हुआ। तो मान लो कि मास m है,
फोर्स F1 लग रहा है 50 न्यूटन, इधर F2 लग रहा है विच इज़ 30 न्यूटन सपोज, मास इसका 10 kg दिया हुआ है। तो हम बोल रहा है एंड इट इज़ गिवन कि सरफेस इज स्मूथ। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या कहेंगे बताओ, एफ नेट कितना है, तो F1 माइनस F2 कहेंगे, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 30, ये 20 न्यूटन आया, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि दिस सिस्टम विल मूव फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो कि एक बोला कि एक इंक्लाइन प्लेन है, नहीं इसको नहीं ले सकते। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, हम लोग टाइप ऑफ फोर्स देख लेते हैं नाउ। आपको आई बिलीव कि समझ में आ गया है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स हम लोग डेफिनेशन ऑफ फोर्स देख लेते हैं। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल कॉज विच कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, ये फोर्स को हम लोग कैटेगराइज बेसिकली 2 पार्ट में करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में बेसिकली क्या आएगा, तो सिंपल है, द फोर्स विच कम्स इनटू एक्शन व्हेन 2 सरफेसेस आर इंटरेक्टिंग इन विथ ईच अदर इन कॉन्टैक्ट। 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस, मतलब कि सरफेसेस जब कॉन्टैक्ट में रहेंगे तब फोर्स जनरेट होगा, अदरवाइज फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो उस फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स देते हो, तो हम लोग हवा में मस्कुलर फोर्स नहीं लगा सकते हैं, हवा में हाथ लगाने घुमाने से कहीं फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन कोई सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग पुश कर सकते हैं, मतलब कि इट विल कम इनटू एक्शन व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट। तो पहला हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। टेंशन, जैसे टेंशन फोर्स क्या है, कोई स्ट्रिंग है, जब तक स्ट्रिंग किसी सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं होगा तब तक स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप नहीं होगा, तो टेंशन फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अगेन फिर से वही बात आई, फ्रिक्शन फोर्स तब तक नहीं लगेगा जब तक कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन विल कम व्हेन द सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन, अगेन दिस विल कम ओनली व्हेन सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आएगा, 3 इसमें फिक्स्ड हैं, ग्रेविटेशनल, इसको वेट हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इन्हीं फोर्सेस का हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं अभी एक एक करके। तो पहला आ जाओ वेट। वेट क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो मास m प्लेस्ड है मान लो सरफेस पर, तो इस पर क्या लगेगा mg। डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंक्लाइन सरफेस पर कहीं पर दिए हो, यहाँ पर मास m रखा हुआ है, कुछ एंगल थीटा है मान लो, फिर भी इस पर mg डाउनवर्ड ही लगेगा। अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, कुछ फोर्स दे करके आप होल्ड करके रखे हो,
mg will act vertically downward. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि mg कैसे कहाँ लगेगा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेट के बाद. टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स क्या है? फोर्स डेवलप्ड इन स्ट्रिंग. ये ऑलवेज पुलिंग फोर्स होता है. ठीक है. पुलिंग क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्ट करके किसी को पुश नहीं कर सकते हो, रस्सी से किसी को बांध करके धक्का दे सकते हो नहीं, हम लोग खींच सकते हैं. तो खींचना मीन्स पुलिंग. ठीक है. तो ऑलवेज पुलिंग फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट. लेकिन वही है, रॉड अगर जो दे दिए आपने फिक्स रॉड, तो उस केस में पुशिंग भी फोर्स हो जाएगा. ठीक है. सिंपली समझने की बात है. तो मास एम है मान लो, टेंशन दो मास कनेक्टेड है मान लो m1 m2. आप फोर्स F से इसको खींचने का प्रयास कर रहे हो, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा. जो बीच में कनेक्टिंग स्ट्रिंग है, इन दिस स्ट्रिंग देयर विल बी है. क्योंकि ध्यान दो, इस पर तो आप फोर्स लगा रहे हो तो समझ में आ रहा है कि ये मूव कर रहा है, लेकिन ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इस पर भी एक फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स. तो ध्यान देना, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. मतलब कि m1 पर m1 के अवे लगेगा, m1 से अवे, m2 पर m2 से अवे लगेगा. ठीक है. तो इस चलते दोनों पर डायरेक्शन है. ये m1 पर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन m2 पर दिया हुआ है. और एक हम लोग आइडियल केस बोलते हैं क्या, कि इन एन आइडियल स्ट्रिंग. तो आइडियल स्ट्रिंग किसको कहते हैं? मासलेस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग. टेंशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ. देखिए पूरे लेंथ में टेंशन कांस्टेंट होगा कहीं पर भी. तो इस पर हम न्यूमेरिकल्स आगे जाकर देखेंगे, बताएंगे कैसे होगा. मान लो कि एक मास कनेक्टेड है, पुली यहाँ पर लगा दिया मान लो. हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे पुली क्या होता है. तो यहाँ पर टेंशन अवे होगा, इधर टेंशन इधर होगा, इधर टेंशन इधर होगा. ठीक है. और सेम स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक आया, तो दोनों यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी ही होगा. दैट इज़ द पॉइंट. अगर mg की बात करें तो mg इधर लगेगा, इसमें भी mg डाउनवर्ड लगेगा. ठीक है. हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड. नॉर्मल रिएक्शन तो इस पर नहीं लगने वाला, लेकिन इस पर नॉर्मल रिएक्शन इन लगने वाला है. हम लोग बस जो जितना अभी तक फोर्स पढ़े उसको फोर्स को मैं एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा हूँ. ठीक है. हालांकि नॉर्मल रिएक्शन अभी तक हम लोग देखे नहीं, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है. तो अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड में, नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या कहेंगे बताओ. ये पहला चीज़ की क्या है, कांटेक्ट फोर्स है. कांटेक्ट फोर्स मतलब कि जब तक दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं होगा तो कोई नॉर्मल रिएक्शन उस पर नहीं लगेगा. एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस. मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है मास m, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा. कोई अगर इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस्ड है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा. ठीक है. कोई वर्टिकल प्लेन में एस्टेब्लिश्ड किया गया है मान लो मास m, तो नॉर्मल रिएक्शन अगेन इधर लगेगा. mg की बात करें तो इधर लगेगा. mg वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा. ओके.
मस्कुलर फोर्स की बात करें तो इट कैन बी पुशिंग और पुलिंग फोर्स बोथ, ठीक है। डायरेक्शन किधर भी दे सकते हो, पुशिंग में टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड पुलिंग में अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ओके, तो इन 3 फोर्सेस के बेसिस पर नाउ वी विल ट्राई टू सोल्व द कनेक्टेड मोशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ और जानते हैं, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD कहते हैं शॉर्टकट में, फ्री बॉडी डायग्राम। सो व्हाट इज दिस फ्री बॉडी डायग्राम? तो हम लोग कहते हैं when all forces acting on any mass are shown with direction, then it is called FBD। किस, चाहे इंटरनल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, जितना भी फोर्स लग रहा है सारे फोर्स को आपको दिखाना है, देन विल कॉल इट फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे अभी अगर मैं बोल दिया कि एक मास एम है जो प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर, तो इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, mg लगेगा, प्लेस्ड है केवल भाई, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दिस इज योर FBD। कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, तो इधर mg लगेगा और इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। सो दिस इज योर FBD। अब इस केस में ध्यान दो, अगर मान लेते हैं इसकी इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, तो FBD का एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्यों हम लोग आखिर FBD क्यों बनाते हैं? तो FBD हम लोग इस चलते बनाते हैं सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस एंड वी कैन सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कनेक्टेड मोशन। जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं mg है तो एंगल थीटा है, हमने कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट में पढ़ा था, mg cos थीटा इधर होगा और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा क्या, mg sin थीटा। तो ध्यान दो, along द प्लेन देयर कांट बी मूवमेंट, क्योंकि इट्स रिजिड सरफेस, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया mg cos थीटा, क्योंकि इधर फोर्सेस टोटल 0 है, तो जितना n होगा उतना mg cos थीटा होगा, और ये mg sin थीटा होगा। दिस इज इक्वल टू एफ नेट फोर्स एक्टिंग, और नेट फोर्स हमने निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, ये कितना आ गया, मतलब कि दिस मास m विल स्लाइड along the plane, inclined plane with acceleration of g sin theta। यहाँ पर बोल रहा है कि मास m है, इट इज़ कनेक्टेड विद द 2 स्ट्रिंग्स, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मास m है। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टेंशन T1 एंड T2, टेंशन कितना होगा। तो ध्यान दो, सिंस इट इज हैंगिंग, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पहले इसका हम लोग FBD बनाते हैं, तो mg डाउनवर्ड लगेगा, T1 इधर लगेगा, T2 इधर लगेगा, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया एंगल, और ये 30 डिग्री हो गया, इधर mg लग रहा है। तो एक तो इक्वेशन है क्या, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, T1 sin 60 इज इक्वल टू T2 sin 30, मतलब कि, और दोनों इक्वल होगा, T1 sin 60 इक्वल टू T2 sin 30। तो यहाँ से आ गया क्या, T2 इक्वल टू √3 T1,
एंड एक चीज़ और बोलेंगे क्या, T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 इक्वल टू mg। तो यहाँ से आ गया क्या, T1 प्लस √3 T2 इक्वल टू 2mg। तो यहाँ से T1 को सब्सटीट्यूट कर दो तो T2 आ जाएगा, T2 को सब्सटीट्यूट कर दो T1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बताओ। तो T2 को मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 4T1 इक्वल टू 2mg। तो T1 आ गया कितना, mg/2 एंड T2 कितना हो जाएगा, √3/2 mg। ठीक है, तो लाइक दैट फ्री बॉडी पर बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं आप। ये क्वेश्चन सोल्व करोगे। ये वर्टिकल वॉल है, फोर्स F दे रहे हैं, तो बोल रहा है कि व्हाट इज टेंशन T। ये दिया है कि एंगल थीटा पर इसको होल्ड किया गया है। ठीक है, चलो 30 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री पर होल्ड किया गया है। तो आपसे T भी पूछ रहा है एंड F इक्वल टू व्हाट। ठीक है, F का वैल्यू निकालना है, T का वैल्यू निकालना है। मास M दिया हुआ है इसका, तो आप इसको सोल्व करोगे थोड़ा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस था स्पेशली इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर चल रहे थे, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इफ नेट इक्वल टू 0 देन इक्विलिब्रियम में हम लोग कहते हैं। तो ये सभी इक्विलिब्रियम मतलब क्या, स्टेट को होल्ड करेगा। जैसे अगर मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, जैसे रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था उसी पर था, यहाँ पर क्वेश्चन आपको उसी से बनेगा। ठीक है, आप उसको सोल्व करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कनेक्टेड बॉडी पर क्वेश्चन अगर होंगे तो कैसे बनते हैं, कनेक्टेड बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, थैंक यू।